हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्वॉल्व्ड इन कॉमर्स। ऑप्शंस हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओनली, सेकंड है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, थर्ड है ओनली ट्रेड नॉट इंडस्ट्री और फोर्थ है ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरीज। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स। देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इफ दे डू नॉट रीच टू द कंज्यूमर्स। जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया है उनको प्रोडक्शन करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर वो जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं उन तक ना पहुंचे। तो इसमें क्या होता है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट वेरियस प्लेसेस। तो इन डिफरेंट प्लेसेस पर गुड्स को पहुंचाने में कॉमर्स हेल्प प्रोवाइड करता है। गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्शन की प्लेस से पहुंचाने में जो रोल है वो कॉमर्स का रहता है। अब कॉमर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो देखिए कॉमर्स इंक्लूड्स टू थिंग्स। फर्स्ट इज ट्रेड and second is aids to trade, or we can call it auxiliaries to trade. Trade means buying and selling of goods and services. अब ये जो buying and selling of goods and services है ये दो तरीके से हो सकती है. It can be of two types. First is internal, which we can also called as home trade, and second one is external. अब internal trade मतलब क्या होता है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जब हम ट्रेड कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका इंटरनल ट्रेड हो गया। वहीं जब हम बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्री बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, यानी इंडिया के बाहर दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। फर्दर इंटरनल ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है आपका होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब है होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट्स को खरीदता है। ये जनरली सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज होता है। ही स्पेशलाइज इन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ही बाइज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, स्टॉक मेंटेन करता है और जनरली सिंगल लाइन प्रोडक्ट में ये डील करता है। फिर होलसेलर जो प्रोडक्ट्स होता है वो बेचता है रिटेलर को। तो अगला काम यहाँ किसका है, रिटेल ट्रेड का। इसमें क्या होता है, रिटेलर गुड्स को स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है फ्रॉम दी होलसेलर एंड सेल्स दिस टू अल्टीमेट कंज्यूमर। एंड this retailer, he deals in variety of goods. रिटेलर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। आपके आसपास की जो स्टोर होंगी आप वहां पर जाइए तो किसी एक तरीके के प्रोडक्ट में वो रिटेलर डील नहीं कर रहा होता है। उसके पास आपको हर तरीके की कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो हमारे यूज के होते हैं। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में अलग अलग होलसेलर से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीदता है और कंज्यूमर को सेल करता है। Now coming to external trade can be divided into three parts. First is export. Export का मतलब क्या है, सेल करना। जब हम बाहर की कंट्री में, विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में गुड्स को सेल करते हैं तो वो क्या हो गया आपका एक्सपोर्ट। दूसरा है इंपोर्ट। अब अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो हम गुड्स को खरीदते भी हैं विदेशों से। तो अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को खरीद रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट। और तीसरा है इंट्रेपोर्ट। इंट्रेपोर्ट क्या होता है, इट इज फॉर रीसेल पर्पस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, फॉर एक्सपोर्टिंग इट टू सम अदर कंट्री। इट इज नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर एक्सपोर्टिंग इट टू सम अदर कंट्री। सेकेंड पोर्शन इज एड्स टू ट्रेड। नाउ एड्स टू ट्रेड में क्या क्या चीजें आती हैं,
एड्स टू ट्रेड में आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, एडवर्टाइजिंग। ये सभी क्या है, आपकी एड्स टू ट्रेड है। एड्स टू ट्रेड का मतलब है कि जो स्मूथ फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको इंश्योर करती हैं ये सर्विसेज। एड्स टू ट्रेड इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, दे सपोर्ट द ट्रेड। जैसे ट्रांसपोर्ट है, अब गुड्स एक जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं बट द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट वेरियस प्लेसेस। तो ये जो प्रॉब्लम है प्लेस की, जो हिंड्रेंस है प्लेस का, कि प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्पशन की प्लेस में दोनों में डिफरेंस है, तो ये प्लेस की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करता है ट्रांसपोर्टेशन। कैन ट्रांसपोर्ट द गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ सेकेंड थिंग इज टाइम प्रॉब्लम विच इज रिजॉल्व बाय द वेयर हाउसेस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका साल भर प्रोडक्शन होता है लेकिन उनको किसी पर्टिकुलर मंथ में ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे विंटर के जो क्लोथ्स हैं, प्रोडक्शन हमेशा होता है बट दे आर यूज इन अ पर्टिकुलर सीजन। देयर आर सम गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर सीजन बट दे आर यूज इन होल ईयर। जैसे कि आपकी राइस है, वीट है, इनका प्रोडक्शन कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में ही होता है लेकिन इनका इस्तेमाल पूरे साल किया जाता है। तो ये जो समय की प्रॉब्लम है ये वेयर हाउस से दूर की जा सकती है। वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स को रखते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है उनको फिर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। किसी भी कंपनी को फाइनेंस चाहिए फॉर कंटिन्यूइंग देयर बिजनेस विच इज रिजॉल्व बाय द बैंकिंग सर्विसेज एंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। जैसे गुड्स हैं, उनका रिस्क है, तो ये जो रिस्क की प्रॉब्लम है ये इंश्योरेंस के थ्रू रिजॉल्व की जाती है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। जब भी किसी प्रोडक्ट को बनाया गया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या प्राइस है, क्या उसके फीचर्स हैं, ये कंज्यूमर्स को बताए जाएं। तो ये कैसे पता चलता है? थ्रू दी एडवर्टाइजिंग। तो ये जो एड्स टू ट्रेड है, दे सपोर्ट द ट्रेड। सो कॉमर्स इंक्लूड्स टू थिंग्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्स द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज पीएसयूज। ऑप्शन है पर्सनल, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स या फिर जॉइंट। तो देखिए दी पीएसयूज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ओन किया जाता है या तो स्टेट के थ्रू या फिर जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सो पीएसयूज कम अंडर द परव्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो ये पीएसयूज होते हैं, these can be divided into three categories. पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशंस और थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। So PSUs can be divided into three categories: departmental undertaking, public corporations and the government companies. Now what is departmental undertaking? तो departmental undertaking का मतलब है, this is one of the oldest form, this is one of the oldest form of public sector enterprises. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है? इट इज कंसिडर्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है अदर देन गवर्नमेंट। इट कम्स अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर में ये आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया रेलवेज, ये क्या है? हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। सेकेंड इज पब्लिक कॉर्पोरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस या पब्लिक कॉर्पोरेशंस ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि फॉर्म होती हैं बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दे आर फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट
इनको फिनेंस करती है, साथ ही अपने फंड्स को खुद भी अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज फॉर्म्ड बाय आरबीआई एक्ट 1934। थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम 51% शेयर हो। A company where government holds 51% of its paid up share capital. It can be central or state government or partly by central or state government. And these companies are governed by Companies Act 2013. जैसे अदर रजिस्टर्ड कंपनी है वैसे ये भी कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न की जाती है। जैसे आपकी हो गई सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टुवर्ड्स कस्टमर्स, टू द गवर्नमेंट, टू द शेयर होल्डर्स या फिर ऑल ऑफ देम। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इट इज टुवर्ड्स कस्टमर्स, इट इज टुवर्ड्स गवर्नमेंट, इट इज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वॉलंटरी एफर्ट्स होती है ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग की तरफ जो बिजनेस की एफर्ट्स हैं वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। businesses use the resources from the society, so they have to give the society in something in return. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों की तरफ अलग अलग है। तो देखिए कस्टमर की तरफ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ प्रोडक्ट्स को बनाया जाए, गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर सप्लाई हो, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके कंटेंट्स के बारे में कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जाए, एडवर्टीजमेंट्स में फेक चीज़ें ना हो, फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स ना किए जाएं, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म किए जाएं। द ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड बी फेयर, ब्लैक मार्केटिंग या एडल्टरेशन ना हो। इसके अलावा कंज्यूमर्स की कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सुना जाए और उसको हैंडल किया जाए। अब टुवर्ड्स गवर्नमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो किया जाए, टैक्सेस को टाइम पर पे किया जाए, कोई भी सोशल प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। नाउ नेक्स्ट इज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स की तरफ क्या है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंश्योर करना, रेगुलर रिटर्न देना इन्वेस्टमेंट पे, पोजीशन है कंपनी की उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज की, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। So these are some of the social responsibilities towards the customers, government and the shareholders. Next question is, the attainment of a common objective or objectives is evident from friendly adjustment of specific organs to the organization as it is called. This statement is of डेविस, उर्विक, स्प्रिगल या हेनी। तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एल.एच. हेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस मीन्स। ऑप्शंस है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है वो एक्टिविटीज जो कि मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से की जाती हैं, वो सभी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं। जैसे प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना, जो गुड्स हैं उसको होलसेलर रिटेलर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कराना, ये सभी, या फिर बीइंग अ डॉक्टर और अ लॉयर और अ वर्कर, दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, जैसे चैरिटी करना, सोशल सर्विस करना, ये सभी क्या है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो बिजनेस, बिजनेस क्या है, ये आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सभी क्या है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं विच आर अंडरटेकन विद द बेसिक पर्पस ऑफ अर्निंग मनी।
अब बिजनेस क्या है? तो बिजनेस refers to all those activities which are concerned or connected with production, purchase, sale or distribution of goods and services. And main motive of the business is earning profit. तो जो भी प्रोडक्शन, परचेज या सेल, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका मेन मकसद या मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना, होलसेल है, फार्मिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस का पार्ट होती हैं। नाउ सेकंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी विच रिक्वायर सम स्पेशल नॉलेज। प्रोफेशन में हमको क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, दे रिक्वायर सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल जो कि इंडिविजुअल अपने वर्क में अप्लाई करता है। And the entry is restricted here because for practicing a profession we require some sort of degree or certificate. डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत होती है फॉर प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन। इसी रीजन से देखिए प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जैसे सीए हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई इंडिविजुअल रेगुलरली वर्क करता है फॉर अनदर पर्सन, बदले में उसको क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन मिलती है। सो देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन एम्प्लॉयमेंट। जो काम दे रहा है या रेम्यूनरेशन पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर है, और जो रेगुलरली काम कर रहा है किसी दूसरे के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज एम्प्लॉय। तो यहां पर सबसे फिट आंसर आपका होता है ऑप्शन सी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ। ऑप्शंस हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल, कमिटी, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स, ये सभी क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज टर्म्ड एज द simplest form of organization, simplest and one of the oldest form of organization. In such type of organizations chain of command is followed. एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, हायरार्की फॉलो होती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो जो अथॉरिटी फ्लो करती है, इट फ्लोज वर्टिकली, इट फ्लोज वर्टिकली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। इसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा? एक लेवल पर जो व्यक्ति है, जो सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, फिर फर्दर ये चीज चलती जाती है, कंटिन्यू होती रहती है टिल द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रीच्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अ सबऑर्डिनेट गेट्स द ऑर्डर फ्रॉम अ वन बॉस ओनली। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इसमें आप देख सकते हैं बन सकता है। देयर इज जनरल मैनेजर, उसके अंडर लेट्स टेक 3 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, फिनांस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में मान लीजिए डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके अंडर में आपका आ गया फोरमैन, और उसके अंडर में कौन काम करेगा? वर्कर। अब फिनांस में देखिए आपका हो गया डिप्टी फिनांस मैनेजर हो गया, उसके अंडर में मान लीजिए आ गया आपका अकाउंट्स ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड देन क्लर्क। फिर मार्केटिंग मैनेजर है, मान लीजिए आपका हो गया यहाँ पे डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, इसके अंडर में आपका आ गया मान लीजिए सेल्स ऑफिसर एंड देन इसके अंडर में आ गया आपका इसके बाद सेल्समैन। सो दिस इज द पर्टिकुलर हायरार्की व्हिच इज फॉलोड इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके साथ एक स्टाफ को लगाया जाता है, दैट मीन्स एक्सपर्ट। The person is expert in their particular field and their work is advisory in nature.
जो स्टाफ होता है इसका वर्क जो होता है वो एडवाइजरी होता है, एडवाइजरी नेचर का होता है। दैट मीन्स जो एक्सपर्ट है उसका काम होता है, जो लाइन मैनेजर है, जो लाइन मैनेजर है उसको एडवाइस देना ऑन पर्टिकुलर मैटर्स। डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? जो डिसीजन लिया जाएगा इट विल बी टेकन बाय द लाइन मैनेजर। इट कैन नॉट बी, नो डिसीजंस आर टेकन बाय द एक्सपर्ट और द स्टाफ। ये सिर्फ एडवाइस करते हैं। अब लाइन मैनेजर के हाथ में है कि वो उसकी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस में उनकी बात को इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। सो देयर इज एन एक्सपर्ट along with the line manager who give them expert advice on various matters. चूंकि जो एक्सपर्ट है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। दैट मीन्स कि वंस the suggestions which are given by this expert is followed by the line manager in taking any decisions. अगर एक्सपर्ट ने जो सजेशन दिया है लाइन मैनेजर उसको मान करके डिसीजन लेता है और डिसीजन लेने के बाद कोई गड़बड़ी होती है, फेलियर होता है, तो लाइन मैनेजर कभी भी स्टाफ मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता फॉर देयर सजेशंस, बिकॉज देयर इज नो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी with the expert or the staff, it is with the line managers. लाइन एंड स्टाफ में देखिए क्या हो सकता है, ये जो मार्केटिंग मैनेजर है इसके साथ हमने एक एक्सपर्ट को लगाया फॉर कस्टमर रिलेशनशिप एडवाइस। तो यहाँ हो गया आपका कस्टमर रिलेशनशिप एडवाइजर। ये व्यक्ति क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप पे एडवाइस देगा। तो ये क्या है, स्टाफ और दी एक्सपर्ट है विच इज विद द लाइन मैनेजर। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो पहला जैसे आपको दिया है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, दैट इज FW टेलर, जिसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग की बात की है, जिसमें इन्होंने 8 बॉसेस के कॉन्सेप्ट को बताया था। प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्लानिंग में 4 बॉसेस, प्रोडक्शन में 4 बॉसेस, प्लानिंग में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन, और प्रोडक्शन में आपके हो गए गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो इस फॉर्म में क्या होता है, हर पर्सन के पास स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। उनका काम होता है कि जो फंक्शन उनको दिया गया है परफॉर्म करने के लिए वो उसको सक्सेसफुली परफॉर्म करे। एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन, इससे स्पेशलाइजेशन एनकरेज होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लोगों के जो साथ में काम करने से जो फ्रेंडली रिलेशन लोगों में बनता है दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली। लास्ट है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कमिटी में क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन कब होती है, कब बनाई जाती है, व्हेन देयर इज सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हुई है उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए 8-10 मेंबर्स हैं, और सभी मेंबर्स के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने अपने सजेशंस देते हैं और फिर कमेटी मिलकर के कोई डिसीजन लेती है। जो भी इशू होता है उस पर सब लोग मिलकर के कलेक्टिव थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और फिर किसी एक डिसीजन पे पहुंचते हैं जिससे उस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स, ऑप्शन है टैक्स इवेजन, एडल्टरेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्किल या प्राइस इंक्रीज। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी होगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, दे मोटिवेट स्किल डेवलपमेंट बाय एनकरेजिंग एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न ट्रेड। ऑप्शंस हैं मास प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। तो मॉडर्न ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा नहीं है, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। मॉडर्न ट्रेड जो है ये फोकस करते हैं ऑन मास प्रोडक्शन। किस बात पे फोकस होता है, ऑन प्रोडक्शन एट अ लार्ज स्केल, ताकि कंज्यूमर की जो डिमांड्स है उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है फॉर द प्रोडक्ट इनोवेशन।
प्रोडक्ट्स में नए नए इनोवेशन करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी, तो अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, एंड देन दे आर गिवन द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की बेसिस पर उनको अगर हम वर्क देते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर ये बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज अगेंस्ट द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस के एथिक्स के अगेंस्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री इज। ऑप्शंस हैं पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, एग्रीकल्चर या फिर ऑर्नामेंट्स। तो देखिए पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री देखिए क्या होती है, तो इंडस्ट्री रिफर्स टू एनी एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स या यूजफुल प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग सभी तरीके की एक्टिविटीज आती हैं, प्लस रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पीशीज इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। नाउ इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, second is secondary industry, and third is tertiary industry which is also known as service industry. तो इंडस्ट्री का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब इंडस्ट्री क्या है, तीन तरीके की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब है वो सभी इंडस्ट्रीज जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज में इन्वॉल्व होती हैं। दिस इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज। अब आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टिव एंड सेकेंड वन इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एज द नेम सेज, extraction of something from natural resources, minerals from earth, fishes from the rivers. दूसरा क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री है, ये रिलेटेड है आपका रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स से, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। जैसे रियरिंग कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, ये सभी क्या है आपके जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिंग। दो पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स। जैसे आपका आयरन ओर को यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। Iron ore is the raw material extracted through primary industry and manufacturing of steel is the part of the secondary industry. अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिंग है। मैन्युफैक्चरिंग है तो सीधी सीधी बात है कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, ये क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। अब गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड, दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं डे टू डे कंजम्पशन के लिए, जैसे ऑयल, ब्रेड, क्लोथिंग्स।
इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल गुड्स कहते हैं, जैसे मशीनरी हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए। दूसरी इंडस्ट्री यहाँ पर सेकेंडरी में आती है कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ये सभी किसका पार्ट है? आपका कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री का है। कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है उसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की खास बात होती है कि इट इज स्टैटिक और फिक्स्ड। जो भी कंस्ट्रक्ट हम करते हैं वो स्टैटिक या फिक्स साइट पर होता है, उसको हम इधर से उधर मूव या शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सर्विसेज व्हिच फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आपका हो गया ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये सभी क्या है? सर्विस इंडस्ट्रीज हैं which provide services for smooth flow of goods and services. ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उनको हेल्प प्रोवाइड करती हैं इन कंप्लीटिंग देयर एक्टिविटी। अब वापस से अगर हम क्वेश्चन पे आए तो जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या एग्जाम्पल है? तो जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पोल्ट्री फार्म, ये क्या है? आपका जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिस्प्लेस। ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग इंडिविजुअल एट डिफरेंट लेवल्स, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन डी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या बताता है? क्लियरली शो करता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या अथॉरिटी है एंड हु विल रिपोर्ट टू whom। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किसका क्या क्या काम है। इट शोज द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन और चेन ऑफ कमांड को डिफाइन करता है। इट डिफाइंस द चेन ऑफ कमांड, who will be the superior and who will be the subordinates। इससे क्या होता है? रोल्स क्लैरिफाई हो जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं रहती है और हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं विद अ बेटर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which form of business organization is best from the point of view of secrecy। ऑप्शन है सोल ट्रेडर, कंपनी, पार्टनरशिप, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सभी क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेडर, कंपनी, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए अगर हम सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट फॉर्म रहेगा आपका सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे सिंगल ओनर, देयर इज अ सिंगल ओनर हु ओन्स द बिजनेस, he invests the capital, he takes wholesale profit and loss of the business। इसके अलावा he has unlimited liability of the business। unlimited liability का मतलब है whenever there is a situation, जब लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो कम पड़ रहे हैं तो उसकी पर्सनल एसेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर फुलफिलिंग दैट लाइबिलिटी। फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत आसान होता है क्योंकि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने से पहले हमको पूरी करनी पड़े। प्लस दिस पर्सन इंडिविजुअली बियर्स ऑल रिस्क, सारा रिस्क जो बिजनेस का होगा वो इसी के पास होता है एंड ही कंट्रोल्स द होल बिजनेस। इफ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस कि क्या फायदा है अगर हम एक सोल ट्रेड बिजनेस में जाते हैं, तो देखिए फायदों में सबसे पहला क्या है? क्विक डिसीजंस होंगे, बिकॉज देयर इज अ सिंगल पर्सन, उसको किसी से पूछना नहीं है, ही इज नॉट सपोज टू कंसल्ट विद एनी पर्सन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस, तो डिसीजंस क्विक होते हैं।
इसके अलावा क्या होगा, सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। सिंगल पर्सन है तो वो किसी से सीक्रेट शेयर नहीं करता है। कोई लीगल कंपल्सन भी सोल प्रोप्राइटर पे नहीं है कि इसको अकाउंट्स पब्लिश करने पड़े, और सारा डिसीजन ये अकेले ही लेता है। तो सीक्रेसी बेटर तरीके से ये मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। देयर इज डायरेक्ट इंसेंटिव क्योंकि एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। द सोल प्रोप्राइटर नोज दैट अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसी का फायदा होगा, इसलिए वो मोटिवेटेड होता है फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व होता है सोल प्रोप्राइटर का, बिकॉज इज वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। तो जो सक्सेस होगी बिजनेस की वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं लाती बल्कि एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस भी लाती है। इसके अलावा इट इज इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर स्टार्टिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इजीली इसको सेटअप भी कर सकते हैं और इजीली इसको बंद भी किया जा सकता है बाय पेइंग बैक इट्स डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इज 2। दूसरा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज 20। थर्ड is sole trader is the oldest form of business organization, and fourth is registration of partnership is optional. पहला है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप इज 2, तो ये बिल्कुल सही है। मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज 20, ये गलत है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है ना पार्टनरशिप फॉर्म, ये है 50। नेक्स्ट है सोल ट्रेडर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सही है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, तो ये बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, बट इट इज सजेस्टेड कि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फॉर्म का करा लिया जाए फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फॉर्म। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये आपका डिफाइन करता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में, वो हो सकते हैं 50। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है देखिए यहाँ पर गलत था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पर्संस इन पार्टनरशिप। ऑप्शंस हैं, व्हेन इट एम्स टू हैव टू प्रोवाइड सर्विस फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हेन इट्स पर्पस इज टू डू सम चैरिटेबल वर्क, थर्ड है व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एसोसिएशन फॉर्म बाय म्यूचुअल रिलेशन ऑफ अ पर्संस in partnership is when its objective is to carry a business for the purpose of earning profit. Partnership form क्या है? It is a form of business organization where there are two or more persons. There are two or more persons who come together with a mutual agreement. There is a mutual agreement and the main aim of the business is to earn profit. म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर्स, दो या दो से अधिक लोग साथ आते हैं और किसी बिजनेस को रन करते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली मैंडेटरी। ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, चेन रिजर्व। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसमें इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से लीगली मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। तो देखिए सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन होता है ये ऑप्शनल होता है, या इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कि वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती। अब रजिस्ट्रेशन कराना सजेस्टेड होता है क्योंकि नहीं कराती है अगर रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर्ड फॉर्म्स को जो जो बेनिफिट्स होते हैं वो इनको नहीं मिल पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि ये किसी पर केस नहीं कर सकते, they cannot sue any third party for any losses or for any problems because they are not registered. तो रजिस्टर्ड फर्म की कुछ बेनिफिट्स हैं जो इनको नहीं मिलती हैं अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन कराना है ये ऑप्शनल होता है। तीसरा देखिए कंपनी, कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है
कि इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा. कंपनीज आर टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. सो लीगली मैंडेटरी है कंपनीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना. Chain reserve is not a form of business organization. So option C will be correct answer, that company is a form of business organization where registration is legally mandatory. Next question देख लेते हैं. A partnership firm cannot receive fund from. Options है बैंक लोन, गवर्नमेंट डेट, इशूइंग बॉन्ड्स या लोन फ्रॉम पार्टनर्स. तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इशूइंग बॉन्ड्स. अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट इशू बॉन्ड्स. ये जो बॉन्ड्स होते हैं इट इज टिपिकली इशूड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. बेसिकली दे आर इशूड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि कंपनीज, इट इज इशूड बाय द कंपनीज और द गवर्नमेंट. कंपनीज या गवर्नमेंट के थ्रू इनको इशू किया जाता है टू द पब्लिक. तो पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट अलाउड टू रेज द फंड्स थ्रू बॉन्ड्स बिकॉज partnership firms are not a separate legal entity. They are not a separate legal entity and they are not required to issue securities to the public. इसके अलावा बैंक लोन से थ्रू गवर्नमेंट डेट, जैसे गवर्नमेंट के ग्रांट्स या लोन्स हो सकते हैं अंडर स्पेसिफिक स्कीम्स, या फिर पार्टनर्स से लोन लेकर ये फंड्स को रेज कर सकते हैं. बट बॉन्ड्स को इशू करके पार्टनरशिप फर्म्स फंड्स को इशू नहीं कर सकते. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज. ऑप्शन है 10, 7, 5 और 2. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा 2. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 2 हैं. मैक्सिमम क्या है? मिनिमम 2 है, मैक्सिमम है आपका 200. अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट डू. ऑप्शंस हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट्स, दूसरा है लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, पब्लिक इन्विटेशन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स. तो देखिए प्राइवेट कंपनीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which by its articles restricts the transfer of shares. There is a restriction on the transfer of shares. Limited number of members are there, minimum 2, maximum 200. They can also appoint the auditors, but private companies are not allowed for public invitation for purchase of shares. The private companies are prohibited for any invitation to the general public to subscribe the securities of the company. तो एक प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती फॉर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ देयर कंपनी. तो फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैट अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट डू, तो इट कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में है. तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसा कि प्राइवेट कंपनी में हमने देखा कि मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हैं. पब्लिक में 7 मेंबर्स मिनिमम है, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं टू फिल द कोरम इन प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आर नीडेड इन अ पब्लिक कंपनी. जनरल पब्लिक को इन्विटेशन, तो प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक फॉर टू सब्सक्राइब देयर शेयर डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, while the public companies invite general public to subscribe to their shares and debentures. अब प्रोस्पेक्टस इशू करने की बात है तो प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे या फिर अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, बिकॉज दे हैव टू इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. So private companies are not permitted to transfer their share without any prior permission, but public company में there is free transfer of shares. Statutory meeting and report,
तो कोई भी कंपल्सन नहीं है प्राइवेट कंपनी पे स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने के लिए और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को फाइल करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो स्टैट्यूटरी मीटिंग करें और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सबमिट करें। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, तो प्राइवेट कंपनीज पे कोई कंपल्सन नहीं है मेंबर्स के इंडेक्स को मेंटेन करने का, बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर दी पब्लिक कंपनी। एंड लास्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज, तो कई सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिससे प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड होती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को बहुत सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर कंस्टिट्यूटेड बाय, ऑप्शंस हैं एक्सेप्टेंस अंडर कंपनीज एक्ट, रजिस्टरिंग अंडर सोसाइटीज एक्ट, एक्ट स्पेशल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर द बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर। They are financed by the government and they can raise their own funds. For example, Reserve Bank of India, it is established by the Reserve Bank of India Act 1934. इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, SBI, ये सभी क्या हैं? They are created by a special act of parliament. अगर हम फीचर्स की बात करें कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, तो पहला, इट इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इनकी ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, ये सभी क्या होती हैं? एक्ट में दी होती हैं। दे वर्क अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। दीज आर मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट इज डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। These are some of the features of statutory corporations. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट फॉर मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम, द रेशियो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय देम, इक्वल वोटिंग राइट्स, या फिर इन प्रोपोर्शन टू द टोटल अमाउंट सप्लाइड। तो देखिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, बट द मेन मोटिव इज of these type of organization is mutual help. They provide mutual help to the members. They work on the principle each for all and all for each. They work on this principle. For creating a cooperative organization, minimum number of members required are 10. 10 members minimum जरूरी होते हैं to form a cooperative organization. Basically, these cooperative organizations are voluntary association of persons who have joined together for a mutual help. Voluntary association है लोगों का जो mutual help के लिए एक साथ काम करते हैं, एक साथ आते हैं. Registration cooperative organizations का compulsory होता है and they are registered under the Indian Cooperative Societies Act 1912. और जो कैपिटल होता है वो मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. तो अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, तो पहला तो ये है वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का. दे हैव अ लीगल स्टेटस बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड, दे गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सो दे गेट अ स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड and it is to the up to the extent of capital contribution. कंट्रोल, तो जो मैनेजिंग कमेटी होती है वो कंट्रोल करती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को. प्लस एवरी मेंबर हैज इक्वल वोटिंग राइट्स. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट. वन मैन वन वोट. दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. एवरी मेंबर, हर मेंबर को एक ही वोटिंग राइट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में वोटिंग राइट्स डिपेंड नहीं करते हैं. ये डिपेंड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल दैट इज वन मैन वन वोट. आपने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इससे फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया जाता है.
तो फिर यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा, इक्वल वोटिंग राइट्स। द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव इक्वल वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली, अनलिमिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ टोटल वेल्थ ऑफ, या टू द एक्सटेंट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मेंबर्स। तो देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर वी कैन कॉल इट एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो द बिजनेस कैरिड आउट by the members of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. ये बिजनेसेस कंपनीज एक्ट या इंडस्ट्रियल एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं किए जाते, बट दे आर गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब इनकी एग्जिस्टेंस को लेकर के दो कंडीशन है। पहली है देयर शुड बी 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, मिनिमम में 2 male members in the family, and second there should be some ancestral property. There should be some ancestral property for forming a joint Hindu family business. इनकी existence के लिए जरूरी होता है। Now liability, if we talk about liability, तो जो कर्ता होता है इसकी liability क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं, दी अदर मेंबर्स, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो कर्ता कौन होता है, तो कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, वो आपका कर्ता होता है। इफ वी सी द कंट्रोल, तो Hindu undivided family, it is controlled by the कर्ता, the senior most male member of the family, कर्ता। इन्हीं के पास सभी लीगल राइट्स होते हैं कि ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं विद दी आउटसाइडर्स। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑफ दी बिजनेस। कर्ता के पास ही राइट होता है बिजनेस के डिसीजंस लेने का, ना कि अदर मेंबर्स के पास। और कोई भी माइनर जो होगा वो बाय बर्थ फैमिली का बिजनेस का हिस्सा होता है, तो माइनर के मेंबर बनने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अनलिमिटेड। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखे यूपी टीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।